Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss the topic Nomination for Securities. आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि नॉमिनेशन फॉर सिक्योरिटीज़ के लिए क्या क्या प्रोविजंस डिसाइड किए गए हैं अंडर द कंपनी एक्ट। इससे पहले हमने ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ और उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रोविजंस को स्टडी किया था, रेस्ट्रिक्शंस को स्टडी किया था। आज हम नॉमिनेशन के रिलेशन में प्रोविजंस को स्टडी करेंगे। नॉमिनेशन क्या होता है? नॉमिनेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ एक नॉमिनेशन का कॉलम दिया होता है और उस नॉमिनेशन में आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। यानी कि अगर एक्स पर्सन बाई पर्सन को अपना नॉमिनी अपॉइंट करता है तो एक्स की डेथ की इवेंट में जो बाई है वो उसके टोटल अमाउंट का उत्तराधिकारी होगा। ये मतलब होता है नॉमिनेशन का। इसी तरीके से हर सिक्योरिटी होल्डर को अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करने का राइट होता है। तो हम उसी पर्टिकुलर नॉमिनेशन के रेफरेंस में प्रोविजंस को स्टडी करेंगे जो कंपनी एक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड है हर सिक्योरिटी होल्डर के लिए। तो लेट जस्ट हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन। पहला क्या है कि हर सिक्योरिटी होल्डर का ये एक राइट होता है। एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज इन अ कंपनी मे नॉमिनेट एनी ऑफ द पर्सन टू हुम हिज सिक्योरिटी विल बी देयर इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ एंड दिस इज गिवन this information is given in the form number SH13। फॉर्म नंबर SH13 को फिलअप किया जाता है हर सिक्योरिटी होल्डर के द्वारा और इसके साथ ही ये एक हर सिक्योरिटी होल्डर का राइट होता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है जो उसकी डेथ के बाद उसकी सिक्योरिटी का होल्डर कहलाएगा। दैट इज क्लियर। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या है इसके अंदर? इफ देयर इज अ नॉमिनेशन बाय जॉइंट होल्डर्स, अगर जॉइंट होल्डर्स के द्वारा नॉमिनेशन किया जाना है देन द जॉइंट होल्डर्स मे टुगेदर नॉमिनेट एनी वन पर्सन एज नॉमिनी फॉर देयर सिक्योरिटीज एंड दिस इज ऑल्सो फॉलो अप बाय फिलिंग द फॉर्म SH13। यानी जॉइंट होल्डर्स क्या करेंगे उस केस में? दोनों की एक ही कंसेंट होनी चाहिए और अपनी जॉइंट कंसेंट के बेसिस पर वो एक पर्टिकुलर पर्सन को एज आ नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। दैट इज द सेकंड केस। थर्ड वन इज द रिकॉर्डिंग नॉमिनेशन इन रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स। यानी कि एक बार जब फॉर्म भर दिया जाता है सिक्योरिटी होल्डर्स के द्वारा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की कि कंपनी इस नॉमिनेशन के फॉर्म को रिसीव करने के बाद अपने रजिस्टर में इन पर्टिकुलर नॉमिनी के नेम को नोट करे, रजिस्टर्ड करे। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी कि जितने भी नॉमिनीज के नाम दिए गए हैं उन नॉमिनीज को प्रॉपर वे में कंपनी के रजिस्टर में नोट डाउन किया जाए। फोर्थ वन इज द रिकॉर्डिंग विद इन 2 months। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब नॉमिनेशन के लिए रिक्वेस्ट मिलती है बाय द सिक्योरिटी होल्डर तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से 2 month के अंदर अंदर कंपनी को नॉमिनी के नेम को प्रॉपर्ली रजिस्टर में नोट कर लेना है। दिस इज द मस्ट कंडीशन कि 2 months के अंदर अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए। द फिफ्थ वन इज द कैंसिलेशन और वेरिएशन ऑफ नॉमिनेशन। ये सिक्योरिटी होल्डर पर डिपेंड करता है कि वो उसने जिस पर्टिकुलर पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट कर रखा है उसका नाम कैंसिल करके वो किसी और दूसरे बंदे का नाम भी या दूसरे पर्सन का नाम भी एज अ नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने फर्स्ट टाइम में जो नॉमिनी का नाम दे दिया उसको वो चेंज नहीं कर सकता। आगे टाइम के साथ साथ अगर वो अपने नॉमिनी के नेम में कोई चेंज करना चाहता है यानी कि पहले वाली नॉमिनी को कैंसिल करा के किसी दूसरे नॉमिनी को ऐड कराना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द नॉमिनीज एब्सोल्यूट राइट। यानी कि अगर सिक्योरिटी होल्डर की डेथ हो जाती है, किसी भी सिक्योरिटी होल्डर की कंपनी के डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के केस में उसके सारे सिक्योरिटीज के जो राइट होंगे वो नॉमिनी के फेवर में ट्रांसफर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली।
ये उसका एक एब्सोल्यूट राइट है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। क्लियर? द लास्ट वन इज द माइनर नॉमिनी एंड अपॉइंटी। अगर नॉमिनी एक माइनर है तो उस केस में जो सिक्योरिटी होल्डर है उसको एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना होगा जो उसकी डेथ के इवेंट में सिक्योरिटीज के लिए एंटाइटल्ड होगा। माइनर के फेवर में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होगी, यानी कि एंटाइटलमेंट माइनर के केस में एंटाइटलमेंट माइनर को नहीं मिलेगा, बल्कि जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो सिक्योरिटी होल्डर पहले से ही डिसाइड करके जाएगा, उसको जो सिक्योरिटी है वो एंटाइटल्ड की जाएंगी। पॉइंट इज क्लियर? तो दीज ऑल आर द प्रोविजंस इन केस ऑफ द नॉमिनेशन फॉर सिक्योरिटीज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज क्या होती हैं? हमने पीछे पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी सिक्योरिटीज को सेल के थ्रू अगर किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करना चाहे वॉलंटरी, तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। लेकिन अगर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सिक्योरिटीज किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाती हैं तो हम इस केस को कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। क्लियर हो गया? यानी कि वहां तो वॉलंटरी बेसिस पर एक शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर अपनी सिक्योरिटीज को सेल करके दूसरे बंदे को ट्रांसफर करता है, लेकिन यहां बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सिक्योरिटीज अनदर पर्सन को ट्रांसफर हो जाती हैं। इसी वजह से इसको हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का नाम देते हैं। अब ये बात आती है कि जनरली ये किन केसेस में फॉलो की जाती हैं, तो लेट अस हैव अ लुक ओवर दैट पर्टिकुलर केसेस। द फर्स्ट केस इज ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर। अगर किसी पर्टिकुलर मेंबर की डेथ हो जाती है तो इस केस में सिक्योरिटीज ट्रांसमिट की जाएंगी उसके नॉमिनी को या उसके एग्जीक्यूटर को या फिर उसके सक्सेसर को। ओके, इट मीन्स इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द मेंबर द सिक्योरिटीज आर ट्रांसमिटेड टू हिज नॉमिनी और एग्जीक्यूटर और सक्सेसर। सेकेंड वन इज ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर, यानी कि अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है या दिवालिया हो जाता है, मेंबर की इंसॉल्वेंसी के केस में जो सिक्योरिटीज है वो उसके ऑफिशियल रिसीवर को या फिर उसके असाइनी को या फिर उसके लिक्विडेटर को ट्रांसमिट कर दी जाती है। पॉइंट इज क्लियर? इन द केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर द सिक्योरिटीज आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी और लिक्विडेटर। और थर्ड केस बनता है ट्रांसमिशन का ऑन द ल्यूनेसी ऑफ अ मेंबर। इस केस में क्या होगा? इस केस में जो सिक्योरिटीज है वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या फिर उसके गार्जियन को ट्रांसमिट कर दी जाती हैं। इट मीन्स दैट अगर कोई मेंबर ल्यूनेसी या फिर अनसाउंड माइंड का हो जाता है या पागलपन का शिकार हो जाता है तो उस केस में उस मेंबर की सिक्योरिटीज को उसके एडमिनिस्ट्रेटर को, जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होता है, या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या फिर उसके गार्जियन को ट्रांसमिट कर दी जाती हैं। तो पॉइंट इज क्लियर? इस तरीके से ये तीन केस बनते हैं। द फर्स्ट वन इज द ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर, सेकेंड वन इज द ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर एंड थर्ड वन इज द ऑन द ल्यूनेसी ऑफ अ मेंबर। इन तीनों ही केस में सिक्योरिटीज का ट्रांसमिशन कर दिया जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। यहां हम उन पर्टिकुलर प्रोविजंस को स्टडी करेंगे जो ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग फॉलो किए जाने कंपलसरी है। क्या क्या प्रोविजंस है? पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोविजन की। द फर्स्ट प्रोविजन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कि जब कंपनी को ट्रांसमिशन के इंटीमेशन के रिलेशन में एक रिसीप्ट मिल जाती है तो उस केस में यह कंपनी का राइट है कि उसे उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर सिक्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा?
ट्रांसमिट करना पड़ेगा। इट मीन्स द कंपनी शैल रजिस्टर द राइट टू सिक्योरिटीज ऑन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशंस। पॉइंट इज क्लियर? दिस इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहां वॉलंटरली जो पर्सन है वो सिक्योरिटीज को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। अगर वॉलंटरी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर रहा होता तो उस केस में कंपनी रेस्ट्रिक्शन के केसेस को उस पर इंप्लीमेंट कर सकती थी, लेकिन क्योंकि दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ द सिक्योरिटीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसका मतलब कंपनी यहां कोई भी रेस्ट्रिक्शन को इंपोज नहीं कर सकती और कंपनी को ट्रांसमिशन के इंटीमेशन की रिसीप्ट मिलने के बाद तुरंत क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटीज के ट्रांसमिशन को प्रॉपरली रजिस्टर करना ही होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन। सेकेंड वन इज every company shall deliver the certificate of all securities transmitted within a period of 1 month from the date of receipt of intimation। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनी को इंटीमेशन की रिसीप्ट मिल जाएगी उस दिन से 1 मंथ के पीरियड में कंपनी को जो भी सिक्योरिटीज ट्रांसमिट की जा रही हैं उन सिक्योरिटीज के रिलेशन में जो सर्टिफिकेट्स है या जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है वो उस कंसर्न पर्सन को डिलीवर करने ही होंगे। 1 महीने से ज़्यादा का टाइम कंपनी को नहीं लेना है। 1 महीने के अंदर ही अंदर कंपनी को इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को कंप्लीट करना ही है, बिकॉज दिस इज बाय ऑर्डर ऑफ लॉ, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और एनी ऑफ द अथॉरिटी। अगर कंपनी इन दोनों प्रोविजंस को प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पाती है विद इन टाइम तो उस केस में पनिशमेंट भी डिसाइड किया गया है। इफ एनी ऑफ द डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस अबव स्टेटेड देन every officer of the company or the company will be liable of a fine that shall not be less than rupees 25,000 and which may extend to rupees 5 lakh। यानी कम से कम 25,000 का फाइन तो देना ही देना होगा उसको, कंपनी को भी और उस हर ऑफिसर को जो इस पर्टिकुलर एक्ट में इन्वॉल्व है उन सबको कम से कम 25,000 रुपये का फाइन देना है पर डे के हिसाब से, और ये 5 लाख रुपए तक एक्सटेंड कर सकता है। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो फाइन कंपनी को या उस पर्टिकुलर ऑफिसर को देना होगा अगर अबव स्टेटेड प्रोविजंस में से किसी को भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता है। ओके, तो दीज ऑल आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसमिशन। थैंक यू।